हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट सीटेट की स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि 23 तारीख को यूपी टीटी का पेपर है, तो उसी बेस पर हिंदी का मॉडल पेपर आज लाए हैं। अगर यहाँ से आप सभी लोग पढ़ लेंगे तो आपके 20+ मार्क्स पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, जनता का संगीत है। जनता का संगीत से मतलब है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों का संगीत, लोकगीत, फिल्म संगीत, शास्त्रीय संगीत या पाश्चात्य संगीत। तो जनता का संगीत लोकगीत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाउल कहाँ का लोकगीत है। बाउल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गुजरात का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का या बंगाल का। तो ये बाउल आपका बंगाल का लोकगीत है। आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ के ये बाउल और भतिया ये आध्यात्मिक लोकगीत फेमस हैं, ये बंगाल के हैं, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। गुजरात का लोकगीत गरबा और ये नृत्य भी है, ये फेमस है। उत्तर प्रदेश का लोकगीत कजरी, सावन, कजरी, बारह मासा, इस तरह के ये फेमस है। और बिहार के भी यही हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा। गुजरात का गरबा, उत्तर प्रदेश का सावन, कजरी, बारह मासा और बिहार के भी यही हैं, सावन, कजरी। बंगाल का भतिया और बाउल। तो आपका बाउल पूछा गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का है। विष्णु के पर्यायवाची पूछे गए हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, सुदेश, चक्रपाणी, चतुर्भुज या फणीस। चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशायी, गरुड़ध्वज, शेखर, शशांक, दामोदर, विट्ठल, महीधर, वैंतेय, वासव और देवराज। तो इसमें पूछा गया है कि विष्णु के पर्यायवाची का समूह कौन सा सही हो जाएगा। तो आपके जो फर्स्ट ऑप्शन में फणीस जो है ये सांप का पर्यायवाची होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद शेखर, शशांक, दामोदर और विट्ठल। तो इसमें शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, चंद्रमा का शशांक। और लास्ट ऑप्शन है आपका महीधर, वैंतेय, वाशव और देवराज। तो ये वैंतेय होता है गरुड़ का पर्यायवाची, ये गरुड़ का। आपका बचा सेकेंड ऑप्शन, जिसमें चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशायी और गरुड़ध्वज, ये चारों ही विष्णु के पर्यायवाची हैं। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का समूह पूछा गया था, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द पूछा जा रहा है, कुमार, कुकुर, काजल या कोण। तो तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ना आकर अपभ्रंश से हिंदी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें इसका ये काजल हो जाएगा, काजल तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पतझड़ में समास। पतझड़ में समास आपकी पिछली क्लासों में भी बताया जा चुका है, कई तरह के समास बताए गए थे। तो देखते हैं पतझड़ में कौन सा समास है, करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व। तो पतझड़ का समास विग्रह करके देखते हैं, यानी कि जिस मौसम में पत्ते झड़ते हैं, पत्ते झड़ने वाला मौसम अर्थात पतझड़। तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुब्रीहि समास की परिभाषा होती है वो जिसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद इसमें प्रधान होता है। समास विग्रह करके जब कोई बाहर से अर्थ आके निकलता है तो उसमें बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हंसना कैसी क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त या प्रेरणार्थक। हंसना पूछा गया है किस तरह की क्रिया है, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जहाँ पर कर्म की जरूरत नहीं होती है, उनको अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, खेलना, कूदना, इस तरह की क्रियाओं को अकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ हो क्या कहलाता है, अजेय, अप्रत्याशित, अनुपम या अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ हो वो अभूतपूर्व कहलाता है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अजेय होता है जिसे जीता न जा सके।
अजेय जिससे जीता न जा सके, अप्रत्याशित जिसकी आशा ना हो, अनुपम जिसकी कोई उपमा ना हो, और अभूतपूर्व जो पहले कभी ना हुआ हो। तो ये पूछा गया था, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सभी को कहीं पर नोट कर लीजिएगा, चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, किसी से भी पूछा जा सकता है। साथ साथ हमारे आप सभी लोग नोट्स बनाते चलें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा है? आ, का, खा या चा? सघोष वर्ण वे होते हैं जो जिसमें हवा स्वर यंत्र से टकराकर घर्षण पैदा होते हुए निकलती है, उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। और ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन और हा, इसमें ये सघोष वर्ण में आते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ व्यंजन और हा, ये सभी आते हैं सघोष वर्ण में। तो इसमें पूछा गया है सघोष वर्ण कौन सा है? और इसमें जितने भी स्वर होते हैं, सारे स्वर और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, हा और अंतस्थ व्यंजन आते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सा सघोष वर्ण हो जाएगा। का, खा, चा और आ, तो आ स्वरों में आ जाएगा, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रंजित का तात्पर्य है? रंजित युग युक्त, आंवंश युक्त, शोभा युक्त या इनमें से कोई नहीं। रंजित का अर्थ होता है रंगा हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, शोभा युक्त। आगे देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने नोट्स बनाते चलें, क्योंकि इसमें जितने भी आपके पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न, उन्हीं का एक निचोड़ दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मंथर गति क्या होती है? तेज गति, धीमी गति, लय युक्त गति या टेढ़ी गति? मंथर गति यानी कि मंद गति। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, धीमी गति। मंथर गति को धीमी गति भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बंकिम का तात्पर्य? बंकिम टेढ़ा, सुंदर, तीखा या कठोर? बंकिम का तात्पर्य, बंकिम के अन्य पर्यायवाची भी आपको बता दें, मंजुल, सुरम्य और ललाम, मनोहर। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इन सभी से बंकिम का तात्पर्य है सुंदर। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। शब्द युग्म अवर और अपर का सही अर्थ क्या है? अतिरिक्त और निम्न, निम्न और अन्य, उच्च और निम्न या निम्न और उच्च? अवर और अपर, इनका अर्थ पूछा गया है आपसे। तो अवर का अर्थ होता है निम्न या कनिष्ठ, या छोटा, और अपर को यानी दूसरा। तो इसमें आपका निम्न और अन्य, यह आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अवर का अर्थ है निम्न और अपर का अर्थ है अन्य या दूसरा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अक्षौहिणी की संधि विच्छेद क्या है? अक्षः प्लस हिड़ी, अक्ष प्लस ऊहिणी, अक्षो प्लस अहिणी या अक्ष प्लस ओहिणी? अक्षौहिणी की संधि विच्छेद है अक्ष प्लस ऊहिणी। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आपकी गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि, जब आ प्लस उ मिलकर औ बनाते हैं तो वहां पर गुण संधि हो जाती है, और यहाँ पर आ प्लस उ मिलकर औ बन रहा है, तो यहाँ पर आपकी गुण संधि हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। प्रसारण का संकुचन, ओजस्वी का निस्तेज, भिन्न का सभिज्ञ, भिज्ञ का सभिज्ञ या देहाती का शहरी? इसमें पूछा गया कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो प्रसारण का संकुचन ये होता है, ओजस्वी का निस्तेज भी होता है, देहाती का शहरी भी होता है, लेकिन भिज्ञ का सभिज्ञ नहीं होता है, भिज्ञ का अनभिज्ञ विलोम शब्द होता है। इन सभी को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम टाइम पे आपके रिवीजन के काम आएंगे। तो आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए।
वह अपना चश्मा भूल गया। पिताजी ने मुझसे कहा, तुम तो अपना काम करो, वे सच्चे इंसान हैं। इसमें कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो इसमें आपका ये थर्ड ऑप्शन अशुद्ध है, तुम तो अपना काम करो। इसकी जगह होगा तुम अपना काम करो, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है। आए तो थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। इसका सही अर्थ क्या है? धर्म के नाम पर व्यापार करना, पवित्र जगहों का दुरुपयोग करना, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना, उपयुक्त सभी। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। इसका अर्थ हो जाएगा बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कामों में लग जाना, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको लिख लीजिएगा आप। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? छावनी, नेपथ्य, प्रेक्षागृह या स्वेदज। रंगमंच पर जो पर्दे के पीछे का स्थान होता है वो क्या कहलाता है? छावनी वो होती है जहाँ पर सैनिक रहते हैं, सैनिकों के रहने को स्थान को छावनी कहा जाता है। प्रेक्षागृह वो होता है जहाँ पर अभिनय किया जाता है, अभिनेता जहाँ पर अभिनय करते हैं उसको प्रेक्षागृह कहा जाता है। स्वेदज होता है जो पसीने से, स्वेदज यानी पसीने से उत्पन्न, स्वेद कहा जाता है पसीने को, और स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होता है। तो आपका नेपथ्य बचा है। नेपथ्य को रंगमंच के जो पीछे का स्थान होता है उसको नेपथ्य कहा जाता है। आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार इनको देख लीजिएगा। छावनी जहाँ सैनिक निवास करते हैं, प्रेक्षागृह जहाँ अभिनय किया जाता है, स्वेदज पसीने से उत्पन्न, और नेपथ्य रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में आपके इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह पूछा गया है। अभी आपको बताया था वेंते गरुड़ का पर्यायवाची होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। शचीपति, पुरंदर, उपेंद्र, अंशुमाली ये सूर्य का पर्यायवाची होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें भी वेंते आ गया तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बचा आपका सेकेंड ऑप्शन, मध्वा, पुरंदर, शचीपति, वाशव, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं, इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इन पर्यायवाचियों को लिख लीजिएगा आप, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए आपको बार बार बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पाहुना का पर्यायवाची क्या होगा? पाहुना का पर्यायवाची कृषक, जंबुक, आगंतुक या आदित्य। आदित्य सूर्य को कहते हैं, जंबुक जामुन को भी कहते हैं, और गीदड़ को भी जंबुक ही कहा जाता है। आगंतुक को कृषक, किसान। अब आपका बचा आगंतुक यानी अतिथि, मेहमान, गेस्ट। पाहुना जो होता है वो आगंतुक को ही कहा जाता है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, आगंतुक को पाहुना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसर का पर्यायवाची, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसर का पर्यायवाची खनक, सदन, बेशर या गजबदन। गजबदन गणेश जी को कहा जाता है। सदन यानी घर, खनक चूहा यानी खुदाई करने वाला, और बेशर, बेशर को दूसर भी कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे बेशर किसको कहते हैं? तो बेशर कहते हैं गधा को। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। गधा को वैशाख नंदन भी कहा जाता है। इस तरह के नामों को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और इन्हीं नामों में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, तो एक बार देख लीजिएगा, इन सभी नाम को नोट कर लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोना का पर्यायवाची, सोना का पन्नग, ललित, चित्ताकर्षक या जातरूप। सोना का पर्यायवाची पन्नग कहते हैं सांप को, ललित यानी सुंदर, मनोहर, चित्ताकर्षक यानी चित्त को आकर्षक लगने वाला, सुंदर, मनोहर, जात रूप कहते हैं सोना को, गोल्ड को। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सोना का पर्यायवाची जात रूप भी होता है। आगे बढ़ते हैं। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आइए देखते हैं कौन सा अशुद्ध है। चारुमित्र राजकुमार वर्मा की, एक घूंट जयशंकर प्रसाद की, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर की, आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा की।
तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा की नहीं है बल्कि मोहन राकेश की है। मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार महादेवी वर्मा, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान या मुंशी प्रेमचंद्र को? तो हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके प्रमुख उपन्यास हैं गबन, गोदान। गबन और गोदान ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? सूरदास का मैथिली में, बुंदेली में, अवधी में या ब्रज भाषा में? सूरदास जी का काव्य ब्रज भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा। इन्होंने ज़्यादातर रचनाएं कृष्ण जी पर करी हैं, इसलिए इनका ब्रज भाषा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? कन्नौजी, मेवाती, बघेली और मगही। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वे 5 बोलियां आपको बता देते हैं। तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल ये 5 भाषाएं आती हैं आपकी, इनको देख लीजिएगा। कन्नौजी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बुंदेली। इन सभी को नोट कर लीजिएगा, कहीं पर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं और कौन कौन सी। तो आप एक बार नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम टाइम पर रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? तामसिक यानी कि अत्यधिक गुस्सा करने वाला। तामसिक का विलोम हो जाएगा सात्विक। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभ्यांतर का सही अर्थ। अभ्यांतर किसी वस्तु की आभा, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु से भिन्न या किसी वस्तु का भीतरी भाग। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, अभ्यांतर, अभि प्लस अंतर, तो ये किसी वस्तु का भीतरी भाग। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। अभ्यांतर का सही अर्थ किसी वस्तु का भीतरी भाग। आगे बढ़ते हैं, मुहावरा पूछा गया है। गुड़ गोबर कर देना, मुहावरे का उचित अर्थ। कोई बखेड़ा खड़ा कर देना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना या अपनी हानि करके मौज उड़ाना। तो गुड़ गोबर कर देना का अर्थ होता है बना बनाया काम बिगाड़ देना। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हथियार डाल देना, मुहावरे का सही अर्थ। हथियार डाल देना, मात्र कल्पना करते रह जाना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना या हार मान लेना। तो हथियार डाल देना का अर्थ होता है हार मान लेना। फोर्थ ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला और अंतिम प्रश्न, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में उपयुक्त अर्थ। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, आइए देखते हैं। बहुत गरीब, बहुत सहनशील, बहुत कंजूस या बहुत बीमार। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, दमड़ी यानी कि रुपए, मनी, तो ये हो जाएगा बहुत कंजूस। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी लोग नोट्स बनाते चलें, जिससे आपको अच्छे नंबरों की प्राप्ति हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।